शेख साहब ने ब्रीफ केस में से एक कागज निकाल कर कमांडो इमरान के सामने रख दिया। कहने लगे, इसे पहचानो, ये किसकी शक्ल है। इमरान ने कागज पर निगाह डाली तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो हैरत ज़दा होकर रह गया। कागज पर हूबहू उसकी शक्ल का खाका बना हुआ था। फर्क अगर था तो सिर्फ इतना कि खाके में इमरान की थोड़ी जरा नीचे को झुकी हुई थी, लेकिन वो साफ पहचाना जा सकता था। शेख साहब कहने लगे, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि पुलिस ने तुम्हें शनाख्त कर लिया है। इमरान ने कहा, मुझे हैरत हो रही है। शेख साहब बोले, मेरे मुखबर ने बड़ा काम किया है। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिस से अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे खाके की एक फोटोकॉपी बनाकर ले आया है। तुम्हारी शक्ल का ये खाका जज़ायर अंडमान के अंग्रेजी अखबार में कल छप जाएगा और तमाम लोग तुम्हारी शक्ल से वाकिफ हो जाएंगे। ऐसी सूरत में तुम्हारा इस पूरे जजीरे बल्कि तमाम जज़ायर में से किसी भी जजीरे पर रहना तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता है। तुम्हें हर शख्स पहचान लेगा और इनाम के लालच में तुम्हारी मुखबरी कर देगा और पुलिस तुम्हें बल्कि दोनों को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। काले पानी की जेल का ये हाल है कि यहाँ 10-10 साल से जराइम पेशा और सियासी मुखालिफ ग्रुप के अरकान कैद में पड़े हैं और सिसक कर मर रहे हैं। ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना उनकी पेशी होती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शदीद अजियत पहुंचाई जाएगी और तुमसे पूरी पूछगिछ की जाएगी। क्या मैं यकीन कर लूं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा वक्त आ गया तो तुम मेरा नाम पुलिस को नहीं बताओगे? इमरान ने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि किसी हालत में भी मेरी जबान पर आपका नाम नहीं आएगा। आप यकीन रखें और मुतमईन हो जाएं। शेख साहब कहने लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हालात के मजीद खराब हो जाने से पहले तुम जज़ायर अंडमान से फरार होकर कलकत्ते पहुंच जाओ। जिब्रान ने कहा, कल के अखबार में अगर इमरान का ये खाका छप गया तो तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकोगे। बंदरगाह पर पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मौजूद होंगे। वो तुम्हें फौरन पहचान लेंगे और तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे। कमांडो इमरान ने पूछा, तो फिर आप क्या मशवरा देते हैं? शेख साहब ने कहा, इस वक्त मसलहत का तकाजा यही है कि तुम कुछ अरसे के लिए यहाँ छुपे रहो। अगर हालात बेहतर हो गए, जिसकी उम्मीद नहीं है, तो तुम्हें अंडमान से निकालने की कोशिश की जा सकती है, मगर अभी नहीं। तुम्हें इस चार दीवारी से हरगिज बाहर नहीं निकलना होगा। सिर्फ जिब्रान बाहर जाकर तुम्हारे लिए करीबी बस्ती से खाने पीने की चीजें ले आया करेगा। मैं भी ज्यादा नहीं आऊंगा, लेकिन तुमसे राब्ता जरूर रखूंगा और हालात का बराबर जायजा लेता रहूंगा। शेख साहब ने कुछ रुपए इमरान को देकर कहा, अभी ये रुपए तुम अपने पास रखो, मैं जाता हूँ। कोई पता नहीं कि कब आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। शेख साहब के जाने के बाद इमरान और जिब्रान सर जोड़कर बैठ गए और नई सूरत हाल की रोशनी में हालात का जायजा लेने लगे। इमरान ने कहा, मुझे हरगिज तवक्को नहीं थी कि सिक्योरिटी गार्ड जिंदा बच जाएगा। जिब्रान बोला, बस खुदा ने उसकी जिंदगी लिखी हुई थी, वो बच गया। इमरान कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसने हमें मुसीबत में डाल दिया है। महाशक्ति फैक्ट्री की तबाही कोई मामूली हादसा नहीं है और पुलिस के पास उस शख्स की तस्वीर भी मौजूद है। पुलिस ने तमाम जजीरों की नाकाबंदी कर ली होगी। जजीरे से निकलने वाले हर शख्स को चेक किया जाता होगा। जब तक ये मुश्तबा शख्स असल में गिरफ्तार नहीं हो जाता, अंडमान के तमाम जजीरों की चेकिंग जारी रहेगी और सख्त से सख्त होती जाएगी, क्योंकि सिविल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन है कि ये शख्स जज़ायर अंडमान के किसी न किसी जजीरे में रूपोश है। वो उसे यानी मुझे गिरफ्तार करके ही दम लेगी। जिब्रान ने कहा, तुम ठीक कहते हो। मुश्किल जान पड़ी है कि हमारे चारों तरफ समंदर है, हम समंदर में घिरे हुए हैं। खुश्की का इलाका होता तो इस वक्त तक यहाँ से सैकड़ों मील दूर जा चुके होते। जब जरा अंधेरा हो गया तो जिब्रान खाना वगैरह लेने के लिए करीबी बस्ती की तरफ चल दिया। वापस आकर कहने लगा, बिरयानी के 2 पार्सल ले आया हूँ। बस्ती में चंद एक ही खाने पीने की दुकानें हैं। मुझे डर है कि रोज रोज खाना लेने जाऊंगा तो कहीं कोई सीआईडी वाला मेरे पीछे न लग जाए। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है इस छोटी सी दूर उफ्तादा बस्ती में सीआईडी वाला कहाँ आएगा। जिब्रान बोला, हमें यही सोचना चाहिए कि वो आ सकता है। इमरान ने कहा, लेकिन हम खाने के बगैर जिंदा भी तो नहीं रह सकते। या फिर ऐसा करो कि बस्ती में किसी दुकान से पतीली और सूखे चावल वगैरह खरीद कर ले आओ, हम यहाँ पीछे चूल्हा बनाकर खुद पका लिया करेंगे। जिब्रान ने कहा, ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अभी हमें इस जगह कितनी देर तक रूपोश रहना पड़ेगा। रात को भी दोनों कमांडो दोस्त देर तक बातें करते रहे, फिर सो गए। दूसरे दिन काफी दिन चढ़े। जिब्रान बस्ती में नाश्ते के लिए कुछ लेने गया तो वहाँ अंग्रेजी का अखबार उसे नजर आ गया। अंडमान में तालीम बड़ी आम है और एक अंग्रेजी का अखबार छपता है जो 2 सफ़े का हुआ करता है। जिब्रान ने अखबार को देखा तो उसमें इमरान की शक्ल का खाका छपा हुआ था। ये पुलिस की तरफ से इश्तिहार था। इमरान का खाका हूबहू उसकी शक्ल के मुताबिक था। नीचे लिखा था कि ये शख्स मिलिट्री और सिविल पुलिस को एक घिनौने जुर्म के सिलसिले में मतलूब है। जो भी इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा या इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट देगा कि ये शख्स फलां जगह पर मौजूद है, उसको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जिब्रान ने अखबार खरीद कर अपने पास रख लिया।
नाश्ता लेकर इमरान के पास वापस आया तो अखबार उसके सामने रखते हुए कहा, शेख साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, आज के अखबार में तुम्हारा खाका छपा हुआ है और तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया है। कमांडो इमरान ने अखबार में छपा हुआ इश्तिहार और अपना खाका देखा तो कहने लगा, मैं जज़ायर अंडमान और खास तौर पर पोर्ट ब्लेयर की पुलिस को दाद देता हूँ। उन्होंने जो खाका अपने आर्टिस्ट से बनवाया है वो हूबहू मेरी शक्ल का है। जिब्रान ने कहा, हमारे हालात और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। इमरान बोला, मेरा ख्याल है तुम सुबह सुबह बस्ती में जाकर खाने को कुछ ले आया करो, वही हम रात को भी खा लिया करेंगे। तुम्हारा बार बार बस्ती में जाना अब मुनासिब नहीं है। जिब्रान ने कहा, एक दुकान है जहाँ सुबह सुबह भी बिरयानी के पार्सल तैयार किए जाते हैं। आप शायद जरूर हैरान हो रहे होंगे कि अंडमान के दूर दराज जजीरों में बिरयानी के पार्सल कहाँ से आ गए। वो ऐसे के खलीज बंगाल और बहरे हिंद के समंदर का जो जुनूब मशरकी इलाका है और जहाँ ऊपर की जानिब रंगून है, नीचे थाईलैंड है, उसके बाद जज़ायर अंडमान है और नीचे जुनूब की तरफ श्रीलंका और उसके आगे शुमाल मशरक की जानिब इंडोनेशिया के जज़ायर हैं। ये सारे का सारा इलाका आज से 600-700 साल पहले अरबों के तिजारती जहाज़ों की गुजरगाहें थीं। मुसलमान अरब ताजिर बसरे से जहाज लेकर बहरे अरब में सफर करते हुए सबसे पहले हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल और श्रीलंका के शुमाली साहिल पर लंगर अंदाज होते, यहाँ रेशमी पारचात, अतरियात और दूसरी अशिया के एवज उन इलाकों के गर्म मसाले खरीदते और फिर आगे इंडोनेशिया तक जाते। अरबों ने पुर्तगालियों और स्पेन के जहाज रानों से बहुत पहले ये तिजारती शाहराह तलाश कर रखी थी। ये मुसलमान अरब ताजिर जिस बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए, वहाँ के लोग अरबों के इस्लामी कल्चर और सकाफत से बड़े मुतासिर हुए। अरब ताजिरों के साथ उलमाए दीन मुबल्लिग की हैसियत से भी सफर करते थे। ये उलमाए दीन उन इलाकों में इस्लाम की तबलीग करते थे। चुनाचे उन बुजुर्गान दीन की तबलीग का ही नतीजा है कि आज सारे जुनूब मशरकी एशिया में इस्लाम का नूर फैला हुआ है। अरब मुसलमान ताजिरों ने उन इलाकों में कई मस्जिदें बनाई जहाँ आज भी 5 वक्त अजान की आवाज गूंजती है। ये बिरयानी का पकवान अरब मुसलमान ताजिर ही अपने साथ उन इलाकों में लाए थे। चुनाचे वहाँ के मुसलमान इतनी उम्दा बिरयानी पकाते हैं कि हैरत होती है। मद्रास से नीचे ट्रेन में सफर करते हुए आपको छोटे से छोटे स्टेशन पर बिरयानी खाने को मिल जाएगी। ये गर्म और केले के पत्तों में लिपटी हुई होती है। उस इलाके के लोग उसे पार्सल कहते हैं। चुनाचे जब जनूबी हिंदुस्तान के किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो 2-3 आदमी बांस की टोकरियों में बिरयानी के पार्सल रखते हैं और आवाज लगाते हैं, बिरयानी पार्सल, बिरयानी पार्सल। अब हम वापस अपने कमांडो दोस्तों इमरान और जिब्रान की तरफ आते हैं। जो नई पनाहगाह शेख साहब ने कमांडो इमरान और जिब्रान को मुहैया की थी और जहां वो रह रहे थे, उसके बारे में दोनों दोस्तों को मालूम था कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उसी रोज शाम के वक्त जब जिब्रान करीबी बस्ती में पार्सल लेने गया तो उसने लोगों को बातें करते सुना कि पोर्ट ब्लेयर की पुलिस फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दों की तलाश में घर घर छापे मार रही है। ये पुलिस पार्टी वहां भी आ सकती थी जहां इमरान और जिब्रान छुपे हुए थे। इन खदशात का एहसास शेख साहब को भी था। चुनाचे उसी रात शेख साहब छुपकर इमरान और जिब्रान से मिलने आए और उन्होंने भी बताया कि पुलिस उनकी तलाश में है और पोर्ट ब्लेयर की हर नई और पुरानी बस्ती की तलाशी ली जा रही है। इमरान ने उनसे पूछा, फिर आपका क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? शेख साहब बोले, इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो यही है कि आपको किसी ऐसी जगह कम से कम 1-2 माह के लिए छुपा दिया जाए कि जहां पुलिस ना पहुंच सकती हो। उसके बाद जब हर तरफ कुछ सुकून हो जाए तो आपको यहाँ से निकाल कर कलकत्ते की जानिब रवाना कर दिया जाए। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। यहाँ के जंगलों में भी आप नहीं जा सकते। यहाँ के जंगल बेहद खतरनाक हैं। जहरीले हशरातुल अर्ज के अलावा यहाँ के जंगलों में जो जंगली लोग रहते हैं वो बाहर के आदमी को जहरीले तीरों से हलाक कर डालते हैं। कमांडो जिब्रान ने कहा, क्या हम इस जजीरे से किसी दूसरे जजीरे में नहीं जा सकते? अंडमान के तो बेशुमार जजीरे हैं। मिसाल के तौर पर क्या हम मार्शल आइलैंड में नहीं जा सकते? वहाँ आपका दोस्त अब्दुल करीम पहले से मुकीम है। शेख साहब बोले, अब्दुल करीम वहाँ नहीं है। मार्शल आइलैंड से मुझे याद आया कि यहाँ से 50 मील जुनूब में भारत के मशरकी साहिल की जानिब एक जजीरा है जिसका नाम कथाकुनी है। इस कथाकुनी जजीरे में मेरा एक पंजाबी मुसलमान दोस्त जंगल में कटाई का ठेकेदार है। वो एक मुद्दत से वहाँ ठेकेदारी कर रहा है। उसका नाम गुलाम कादिर है। अगर तुम किसी तरह वहाँ पहुँच जाओ तो फिर तुम महफूज होगे और मेरा दोस्त गुलाम कादिर तुम्हें किसी न किसी बड़े स्टीमर में बिठाकर वहाँ से मद्रास भिजवा सकता है। उस जजीरे से बड़े स्टीमर और मालबरदार जहाज लकड़ियों के शहतीर लेकर मद्रास जाते रहते हैं। कमांडो इमरान ने पूछा, 50 मील का फासला कोई ज्यादा फासला नहीं है। अगर हम साहिल तक पहुँच जाएं और हमें एक कश्ती मिल जाए तो हम कथाकुनी जजीरे पर पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। शेख साहब बोले, तुम्हें समंदर के सफर का तजुर्बा नहीं है और इस इलाके का समंदर जिसे काला पानी कहते हैं दुनिया का इंतहाई खतरनाक और नाकाबिल एतबार समंदर है।
इस समंदर में किसी भी वक्त कोई तूफान आ सकता है और ये गहरा इतना है कि आधा कलकत्ता इसमें गर्क हो जाए। इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, आप एक काम कीजिए, किसी तरह हमें समंदर के उस साहिल तक पहुंचा दें जहां से हम जजीरा कथाकुनी की जानिब सफर कर सकते हैं। शेख साहब बोले, यही तो बात सोचने वाली और परेशान करने वाली है, लेकिन इसके बारे में कोशिश की जा सकती है। मैं पता करता हूँ कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हो सकती है। इंशाल्लाह कल रात को आकर तुम्हें सारी रिपोर्ट दूंगा। शेख साहब चले गए। दिन भी गुजर गया। अगले रोज रात को शेख साहब हस्बे वादा उनके पास पहुंच गए। कहने लगे, तुम लोगों का कथाकुनी जजीरे में मुंतकिल होने का काम काफी हद तक मुकम्मल हो गया है। आप लोग ऐसा करें कि कल शाम का अंधेरा होते ही यहाँ से निकलकर पुराने क्वार्टरों के पीछे जो समंदरी चट्टानें हैं वहां पहुंच जाएं। उन चट्टानों में एक सबसे ऊंची चट्टान है और उसकी चोटी ऊपर से तिकोनी है। तुम उस चट्टान के पीछे छुप कर बैठ जाओगे। जब आधी रात गुजर जाएगी तो समंदर में से एक कश्ती नमूदार होगी। तुम चट्टान के पास आग रोशन करके बैठोगे। कश्ती का मल्लाह 3 बार टॉर्च की रोशनी दिखाएगा। उसके जवाब में तुम जलती हुई लकड़ी को उठाकर समंदर की तरफ मुंह करके गोल दायरे की शक्ल में घुमाओगे। उसके बाद कश्ती साहिल पर आ जाएगी। तुम उस कश्ती में सवार हो जाओगे। ये कश्ती तुम्हें वहां से जुनूब की तरफ कथाकुनी जजीरे में पहुंचा देगी। उस जजीरे में मेरा दोस्त गुलाम कादिर पहले से मौजूद होगा। मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाई देता हूँ। गुलाम कादिर तुम्हें अपने साथ ले जाकर एक जगह छुपा देगा और मौका पाकर तुम्हें कथाकुनी जजीरे से मद्रास की तरफ रवाना कर देगा। उसके बाद शेख साहब ने जेब से बटवा निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर इमरान और जिब्रान को दिखाई। ये शेख साहब के दोस्त गुलाम कादिर ठेकेदार की तस्वीर थी। दोनों ने उस तस्वीर को अच्छी तरह से देखा। शेख साहब ने वो तस्वीर इमरान को देते हुए कहा, ये तस्वीर तुम अपने पास रखोगे और कथाकुनी पहुंचकर तस्वीर गुलाम कादिर के हवाले कर दोगे। यही तुम्हारी शनाख्त होगी। इमरान ने कहा, हमें कल रात किस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए? शेख साहब बोले, अकेले निकलने की हिमाकत हरगिज न करना, तुम रास्ता भूल जाओगे। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। मैं कल रात के 9 बजे तुम्हारे पास गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना। उसके बाद शेख साहब चले गए। अगला सारा दिन दोनों दोस्तों ने पनाहगाह में ही गुजारा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिब्रान खाने पीने की चीजें लेने करीबी बस्ती में गया। रात के ठीक 9 बजे शेख साहब अपनी पुरानी जीप में वहां पहुंच गए। आते ही बोले, खामोशी से मेरे साथ आ जाओ। दोनों पहले से तैयार बैठे थे। वो शेख साहब के पीछे पीछे चल दिए। जीप एक टीले की ओट में खड़ी थी। दोनों शेख साहब के साथ उसमें सवार हो गए और जीप साहिली चट्टानों की तरफ रवाना हो गई। फासला काफी था। कोई आधे घंटे के बाद जीप समंदर के उस साहिल पर आ गई जहां चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई थी। उनमें एक सबसे ऊंची मखरूती चट्टान थी। शेख साहब ने जीप पीछे एक जगह खड़ी कर दी। मखरूती चट्टान के पास आकर उन्होंने इमरान से कहा, तुम लोग यहाँ चट्टान की ओट में आग जलाओगे और इसी जगह बैठकर सामने समंदर की तरफ देखते रहोगे। आधी रात गुजर जाने के बाद समंदर में दूर टॉर्च की रोशनी होगी। ये रोशनी 3 बार होगी। उसके जवाब में तुम जलती हुई लकड़ी को 3 बार दायरे की शक्ल में घुमाओगे और फिर खामोशी से कश्ती के साहिल पर लगने का इंतजार करोगे। शेख साहब ने इमरान को दिया सिलाइयों का एक बक्स दिया और बोले, यहाँ काफी लकड़ियां और झाड़ियां वगैरह बिखरी हुई हैं। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम लोग यहाँ आग रोशन कर लेना और उसे बुझने मत देना। शेख साहब ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा और कहा, इस वक्त रात के 9:45 बजे हैं। मेरा ख्याल है कि रात के 12:15 बजे के करीब समंदर में कश्ती नमूदार होगी। ये घड़ी तुम अपने पास रखो। ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। शेख साहब ने घड़ी इमरान के हवाले कर दी। उसके बाद उन्होंने दोनों कमांडो दोस्तों से हाथ मिलाया और कहा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। ये कहकर वो तेजी से वापस पलटे और तेज तेज कदमों से चलते रात के अंधेरे में चट्टानों के पीछे गायब हो गए। जिब्रान ने इमरान से कहा, शेख साहब बड़े मर्द मुजाहिद आदमी हैं। उनके दिल में इस्लाम, पाकिस्तान और जिहाद कश्मीर के लिए जो मोहब्बत का जज्बा मौजन है, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इमरान ने कहा, मैं भी उनके इस जज्बे को कदर की निगाह से देखता हूँ। अब खुदा करे कि हम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएं। जिब्रान कहने लगा, इंशाल्लाह हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है हमें आग रोशन कर देनी चाहिए। अंधेरे में उन्होंने इधर उधर से घास फूस, झाड़ियां और लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की और चट्टान की ओट में आग रोशन कर दी। लकड़ियां ज्यादा खुश्क नहीं थीं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इमरान घड़ी पर वक्त देख लेता। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बातें भी करते रहे। रात गुजरती चली गई। 12 बज रहे थे। फिर जब घड़ी ने रात के 12:15 बजाए तो दोनों दोस्तों की निगाहें समंदर में टॉर्च की रोशनी का इंतजार करने लगी। 12:20 पर दूर समंदर में 3 बार टॉर्च की रोशनी जलकर बुझी। इमरान ने फौरन एक जलती हुई लकड़ी उठाई और समंदर की तरफ मुंह करके उसे दायरे की शक्ल में घुमाने लगा। उसके बाद टॉर्च की रोशनी तो न हुई, लेकिन समंदर की सतह पर रात के अंधेरे में एक काफी बड़ा स्याह धब्बा सा साहिल की तरफ बढ़ता नजर आने लगा।
سمندر کا یہ ساحل نسبتاً پرسکون تھا اور لہروں کا زیادہ جوش و خروش نہیں تھا۔ سیاہ دھبا ساحل کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہی کشتی ہے جس نے ٹارچ کی روشنی کا سگنل دیا تھا۔ کشتی ساحل کے اور قریب آئی تو ستاروں کی روشنی میں وہ نظر آنے لگی۔ یہ کافی بڑی کشتی تھی اور اسے دو ملاح کشتی کے دونوں کناروں پر بیٹھے لمبے لمبے چپوؤں کی مدد سے چلا رہے تھے۔ کشتی ساحل پر آ کر رک گئی۔ عمران اور جبران اس کی طرف بڑھے۔ ایک ملاح کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا۔ اس نے عمران اور جبران کو اندھیرے میں غور سے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں پوچھا، تم شیخ صاحب کا آدمی؟ عمران نے کہا، ہاں، ہمیں شیخ صاحب نے ہی یہاں بھیجا ہے، ہم تمہاری کشتی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ملاح نے کہا، کشتی میں بیٹھو۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی سمندر میں واپس روانہ ہو گئی۔ دونوں ملاح بڑے تجربہ کار ملاح تھے۔ وہ کشتی کو سمندر کی موجوں کے اوپر سے نکال کر کھلے سمندر میں لے آئے۔ اس کے بعد کشتی ایک ہموار رفتار کے ساتھ چل پڑی۔ کھلے سمندر میں لہروں کا وہ جوش و خروش تو نہیں تھا، مگر سمندر اوپر نیچے ضرور ہو رہا تھا۔ اس طرح کشتی ایک جھولا سا جھولتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ دور تک ساحل سمندر کی چٹانوں کے سیاہ دھبے رات کے اندھیرے میں نظر آ رہے تھے، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب کشتی کے چاروں جانب سمندر ہی سمندر تھا۔ رات کی تاریکی میں سمندر کے سیاہ پانی سے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ عمران بڑا حیران تھا کہ دونوں ملاحوں کو سمت کا اندازہ کیسے ہو رہا ہے۔ شاید آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ سمندر میں کوئی 1 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد ایک ایسا مقام آیا جہاں ملاحوں نے جفاکشی کے ساتھ چپو چلانے بند کر دیے۔ اب وہ سمندر میں چپو ڈال کر انہیں ایسی حرکت دے رہے تھے جیسے کشتی کو ایک خاص سمت پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ عمران نے محسوس کیا کہ سمندر کی لہروں کا بہاؤ ایک خاص سمت کو ہو گیا ہے اور کشتی اپنے آپ بہاؤ پر جا رہی ہے۔ جبران نے کہا، کتھاکنی جزیرے کا ساحل قریب آ رہا ہے۔ عمران بولا، ہاں، ساحل قریب ہو تو سمندری لہروں کا بہاؤ ساحل کی طرف ہو جاتا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ اس کے باوجود ساحل ابھی کافی دور تھا۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ کشتی بہاؤ کے ساتھ ہی بہتی رہی۔ سوا گھنٹے کے بعد جا کر عمران نے ایک طرف اشارہ کیا۔ جبران نے اس طرف دیکھا۔ رات کی تاریکی اور ستاروں کی پھیکی روشنی میں اسے دور سمندر میں ابھرتے ہوئے بڑے بڑے دھبے نظر آئے۔ جبران بولا، یہ کتھاکنی کا جزیرہ ہی ہو سکتا ہے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، خدا کرے کہ وہی ہو۔ سیاہ دھبے بڑے ہوتے ہوئے ٹیلوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ بڑے بڑے سیاہ ٹیلے یا پہاڑیاں تھیں جن کے قریب سے کشتی گزری تھی۔ ساحل کے قریب آ کر کشتی کی رفتار اپنے آپ تیز ہو گئی تھی۔ سمندری ٹیلے کبھی ان کے دائیں جانب آ جاتے، کبھی بائیں جانب۔ آخر دور ساحل پر روشنی کے نقطے جھلملاتے نظر آئے۔ جبران بولا، یہ جزیرہ کتھاکنی کا ساحل ہے۔ عمران نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کشتی اپنے آپ لہروں کے بہاؤ کے ساتھ سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل تک پہنچتے پہنچتے بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ آخر کشتی ساحل کی ریت پر آدھی چڑھ کر رک گئی۔ دونوں ملاح کشتی سے اتر کر اسے ایک پتھر کے ساتھ باندھنے لگے۔ اتنے میں درختوں میں سے نکل کر ایک آدمی کشتی کی طرف بڑھا۔ جبران نے عمران سے کہا، یہ شیخ صاحب کا دوست غلام قادر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی کشتی کے پاس آ کر رک گیا۔ عمران اور جبران بھی کشتی سے اتر آئے۔ اس آدمی نے پوچھا، تمہارے نام کیا ہیں؟ عمران نے کہا، میرا نام عمران ہے، یہ میرا دوست، اس کا نام جبران ہے۔ اجنبی بولا، میرا نام غلام قادر ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تمہارے پاس میری کوئی تصویر ہے؟ عمران بولا، جی ہاں، آپ کی تصویر میرے پاس موجود ہے۔ یہ شیخ صاحب نے ہمیں دی تھی کہ آپ کی امانت ہے، منزل پر پہنچ کر اسے آپ کے حوالے کر دیں۔ غلام قادر نے دیا سلائی جلائی اور بولا، تصویر مجھے دے دو اور میری شکل بھی دیکھ لو کہ تصویر کے عین مطابق ہے۔ عمران اور جبران نے غلام قادر کو دیا سلائی کی روشنی میں دیکھا۔ ہو بہو تصویر والی شکل تھی۔ غلام قادر نے اپنی تصویر عمران سے لے کر جیب میں رکھ لی اور دیا سلائی بجھا کر بولا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ دوستوں، آپ سب کے بے حد اصرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔